गुड इवनिंग क्लास। तो जैसे कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी बेटा चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी की रिकॉर्डिंग दी थी, क्योंकि इसकी क्लास हम अनफॉर्चुनेटली क्लास ले नहीं पाया था बेटा, किसी एक्टिविटी कुछ वर्क की वजह से। तो उसकी मैंने आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी थी, एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपर्ली देखी हो। जिन बच्चों ने नहीं देखी अभी भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है यूट्यूब पे, पब्लिक है, आप जाके उसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक, जो हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पढ़ चुके हैं। अब हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, और अब हम शिफ्ट हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट तो ये भी है। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली क्या है बच्चे? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। भारत में अगर मैं अर्थव्यवस्था का एक उतार चढ़ाव, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊं, तो सारा का सारा हम कहाँ पढ़ते हैं? इंडियन इकोनॉमी में, राइट। So everyone know, and that is independence year of India, that is 15 August 1947। तो कहते हैं सर यहाँ से लेकर और आज तक जितना भी सिचुएशन इकोनॉमिक्स में हुआ वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में, राइट। बट एक बड़ी ही बेसिक सिचुएशन है कि सर 1991 में भारत का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। यानी कि 1991 से पहले की जो अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा फ्रेमवर्क डिफरेंट रहेगा, और 1991 के बाद जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसका फ्रेमवर्क थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो माय क्वेश्चन इज दैट, बिल्कुल ध्यान सुनेगा बेटा प्लीज, ये जो अर्थव्यवस्था रहेगी यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था की ना सिचुएशन थोड़ा अलग थी। 1991 में बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, एंड इसको बहुत बड़ा रिफॉर्म्स माना जाता है अर्थव्यवस्था में। इस रिफॉर्म के बाद अर्थव्यवस्था की दशा बदली। तो यानी कि अगर मैं बोलूं तो हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, इसके दो सिचुएशंस रहेंगे। पहला, 1991 से पहले की अर्थव्यवस्था का क्या स्ट्रक्चर था, और 1991 के बाद अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेटा इसमें वो हिस्टोरिकल ज्ञान हमें पता लगता है जो डेफिनेटली हमें पता लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जब तक आपको अपना पास्ट नहीं पता, जब तक आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता, आप प्रेजेंट और फ्यूचर को कभी भी फॉरकास्ट नहीं कर सकते, राइट। या कोई भी अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो पुराने जमाने की पॉलिसीज चला करती थी उनमें चेंज क्यों आया, इसका लॉजिक तो पता होना चाहिए ना, तभी आपको इसका रीजन पता लगेगा कि हाँ ये जो नई अर्थव्यवस्था में पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है इसका लॉजिक क्या है। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, राइट। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली 13 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 13 चैप्टर हैं, जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 1 to 13 है बेटा। और अगेन टाइम लगेगा बेटा इन क्लासेस में। मान के चलो एक चैप्टर को कराने में अगर मैं ऑन एन एवरेज लेक्चर्स लूं तो लेक्चर 8 से लेकर लेक्चर 10 तक लग सकते हैं, क्योंकि काफी डिटेल में चीजों को डिस्कस करना है, चीजों को समझना है। और डेफिनेटली जब चीजों को हम एनालाइज करके पढ़ते हैं तो बेटा थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना। तो इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करना है। इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट कि अगर आपको लिखने का मन हो तो प्लीज आप लिख लीजिएगा। बेटा हार्ड का कुछ सिस्टम नहीं होता, एक्चुअली हार्ड कुछ भी नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग इज नथिंग। कुछ भी चीज हार्ड नहीं है, अगर आप प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ रहे हैं तो, रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपरली, तो कुछ भी हार्ड नहीं। दोनों ही मेरे हिसाब से आसान है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और इंडियन इकोनॉमी भी, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो। अगर आप सही से नहीं पढ़ते तो दोनों ही बुक आपके लिए बहुत हार्ड है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं कह सकते कि दोनों में से इजी कौन सा है, हार्ड कौन सा है, ठीक है ना। दोनों ही इजी हैं, दोनों ही हार्ड है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी स्ट्रक्चर। तो और मैं इतना कह सकता हूँ बेटा कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअली, आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। क्या मैक्रो में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है? ऐसे ही बेटा इंडियन इकोनॉमी में भी होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना। आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, राइट। बस अपना रिवीजन और अपनी प्रॉपर डिसिप्लिन में स्टडी करते रहिए बेटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक। खैर, आज का हम लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा एक थोड़ा सा पॉइंट बता दूं प्लीज। जितना भी मैं आपको चीजें पढ़ाऊं, एक तो प्रॉपर सेपरेट नोट्स बनाएंगे इसके। मैक्रो के नोट्स में इसको मत लिख लेना ना, लाइक, ठीक है ना। मैक्रो की कॉपी अलग बनेगी आपकी, और इंडियन इकोनॉमी की एक सेपरेट कॉपी आप बनाओगे। जो आप माइट भी आज शायद आपके पास नहीं हो कॉपी, आज किसी रफ कॉपी में लिख लेना, क्योंकि आज हमारा मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। बट कॉपी बना लेना एक बढ़िया से, और सेपरेट नोट्स बनाना बढ़िया से, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी थ्योरी बहुत ज्यादा है बेटा इसमें, मतलब मान के चलो 99% थ्योरी है,
बट वो थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट आपको सेपरेट नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है जी। तो आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे। आज हमारा चैप्टर क्या है, आज मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताऊंगा। तो फटाफट से आज के चैप्टर के हेडिंग डालेंगे हम, चैप्टर नंबर 1। और ये चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के समय कैसी थी, उसकी क्या व्यवस्था थी, वो सारी चीजें बच्चे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक का नाम रहेगा कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज। ब्रिटिश रूल बोलो या राज बोलो, वट। तो यानी कि सर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट किया, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया, राइट। जानबूझ के अर्थव्यवस्था को बेटा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। अब वो कैसे एक्सप्लॉइट किया, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा, राइट। अब जरा 2 मिनट ध्यान सुनेंगे प्लीज। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन बताना चाहूंगा। थोड़ा सा अगर बोला जाए तो कॉन्सेप्ट है ये, अभी समझ आ जाएगा बेटा आपको, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। 1947 से पहले करीब करीब 200 साल अगर मैं पीछे जाऊं, मान लीजिए दिस इज 200 ईयर्स, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बेटा 200 सालों तक राज किया, राइट। तो इस दौरान डेफिनेटली उन्होंने हमारे देश में अर्थव्यवस्था का एक्सप्लोटेशन किया। यानी कि इस ड्यूरेशन में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, ये हम सेक्टर वाइज पढ़ेंगे। तो बेटा अगर मैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के सेक्टर की बात करूं, तो हम यहाँ पे बेसिकली 3 पार्ट्स में सेक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट सिचुएशन आता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर। ऑब्वियसली बात है, ये चीजें बेसिक बातें बेटा आपको पता होगा। एंड सेकंड आता है बेटा हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड आता है हमारे पास टर्सरी सेक्टर, राइट। तो दीज आर द बेसिक सेक्टर्स। ये इकोनॉमिक्स के 3 सेक्टर्स होते हैं बेटे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली बिलोंग करता है, अगर मैं जनरली बात करूं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, और भारत में जो बेसिक इकोनॉमिक का कंट्रीब्यूशन था बेटा वो ज्यादा एग्रीकल्चर का ही था, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसमें ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है, राइट। और ये जो टर्सरी होते हैं जनरली ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके होता है, व्यापार को लेके, सर्विस सेक्टर को लेके, यानी कि यहाँ पर जनरली ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, मैं आपको कुछ बेसिक बातें करा दूं। देखो बेटा, जब तक हम टॉपिक में ना कुछ बेसिक चीजें डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो हमें बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो पहले कुछ बेसिक फ्रेमवर्क मैं आपका प्रिपेयर कर दूं कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से चीजें देखनी है, सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो सर अगर 1947 से पहले मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। यानी कि इस दौरान भारत में ब्रिटिश राज चला करता था, ब्रिटिश रूल। इसमें कुछ टाइम तक बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा, और उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटेन की जो क्वीन थी उनका राज रहा, ठीक है ना। उसका क्या सिचुएशन था, हिस्ट्री में काफी चीजें ऑलरेडी पढ़ोगे, राइट। मैं आपको नहीं पढ़ाने जा रहा कि ब्रिटिश रूल क्या था वगैरह वगैरह, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश ने कैसे अर्थव्यवस्था को डिमीन किया। अब ध्यान सुनिए प्लीज। अगर मैं भारत का मेन मूल स्ट्रक्चर मानूं, तो भारत में सबसे ज्यादा इकोनॉमी में जो सक्रिय सेक्टर था वो क्या था, प्राइमरी सेक्टर। कहा जाता है हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, राइट। द इंडिया बेसिकली नोन एज देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट। और जो सेकेंडरी सेक्टर था बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी बेटा, इसमें हमारी बेसिकली थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसको हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, वो प्रोडक्ट बेटा हमारा सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादातर होता था, कि हाथ से बने हुए प्रोडक्ट हम ज्यादा यूज किया करते थे।
और ट्रेड सेक्टर भी अगेन इंडिया का काफी अच्छा था, राइट। आई थिंक कुछ दिन पहले बेटा मैंने एक डेटा शेयर किया था व्हाट्सएप पे। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश रूल से पहले यानी कि 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में जो भारत का जीडीपी शेयर था वर्ल्ड में था 24% के आसपास था अप्रोक्सीमेटली, राइट। बट जैसे ही ब्रिटिश ने भारत में एंट्री की और उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था डूबना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो वो क्या था, मतलब किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारी इन अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, राइट, डिस्ट्रॉय किया, एक्सप्लॉइट किया। तो वो सारी चीजें बेटा मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। कि प्राइमरी सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, सेकेंडरी सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, और ट्रेजरी सेक्टर को किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। यानी कि इन शॉर्ट में बोलूँ तो एग्रीकल्चर को कैसे एक्सप्लॉइट किया, भारत का जो हैंडलूम प्रोडक्ट था उस तरीके को कैसे एक्सप्लॉइट किया, और जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स था उसको किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज। तो तीन सेक्टर को बेटा आज की क्लास में माइट भी हमारा प्राइमरी सेक्टर की सिचुएशन ही हो पाए, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। पहले मुझे बताइए कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लैरिटी में आया। हाँ जी बेटा, क्या आपको जरा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आया? क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बोलिए प्लीज, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? चलिए, तो इसको फटाफट से पहले नोट कीजिए। नोट करेंगे इसको प्लीज। देखो जी, लिखा हुआ है कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से बर्बाद किया, एक्सप्लॉइट किया अंग्रेजों ने, तो उसका एक नमूना देखते हैं। तो कहते हैं एग्रीकल्चर was exploited was exploited through जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इन्होंने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने के लिए बेटा एक सिस्टम लॉन्च किया, एक पॉलिसी लॉन्च करी, जिस पॉलिसी का नाम था जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो मैं एक मूवी रेफर करना चाहूंगा आपको, लगान। और ऑफ कोर्स आपने मूवी देखी भी होगी, लगान मूवी, ठीक है। इस मूवी में एक्चुअली में जमींदारी सिस्टम का ना प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर दिखा रखा है कि वो किस तरीके से डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट रख देते थे। अब सुनना, सिस्टम सिस्टम क्या था कि किस, ये जमींदारी सिस्टम था क्या। देखो बेसिक पॉइंट तो ये है, आपको एक चीज याद रखना है सर, एग्रीकल्चर को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। तो उसका सिस्टम क्या था बेटा, कि एक सिस्टम लॉन्च कर दिया गया था लैंड रेवेन्यूज के रिगार्डिंग, दैट इज जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। मैं इसको तीन सिचुएशन में इसको डिवाइड करूंगा, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, फिर हम इसको कॉन्सेप्चुअली एग्जांपल फॉर्म में भी समझेंगे, राइट। तो ये जो जमींदारी सिस्टम था ना, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो कहते हैं फॉलोइंग, लिखते रहेंगे बच्चे मेरे साथ के साथ इसको। ऑब्जर्वेशन मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में इसको। ऑब्जर्वेशन हाइलाइट्स, हाईलाइट हाउ दिस सिस्टम, हाउ दिस सिस्टम led to exploitation, led to exploitation of Indian agriculture, ठीक है जी। इस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जमींदारी सिस्टम के तहत। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए इसके तीन ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो कहते हैं जमींदार वर डिक्लेयर्ड वर डिक्लेयर्ड एज ओनर्स ऑफ द सॉइल। यानी कि जो जमीन थी बेटा, उसको बेसिकली किसको सौंप दिया गया, जमींदार को। और फिर कहते हैं दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड फ्री टू एंड फ्री टू
extract as much as they wished from the tillers of the soil. वो सिचुएशन लिखते रहिए बेटा, आपको समझ आ जाएगा, बट इसमें थ्योरी लिखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा। लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो। टिलर लिखाओ बेटा, टिलर। फार्मर्स को टिलर बोला जाता था। टिलर ऑफ द सॉइल गॉट बेयर मिनिमम, ये शॉर्ट में मिनिमम लिखा हुआ है, फॉर सर्वाइवल। दे वर लेफ्ट with no surplus for further investment, for further investment। थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, द जमींदार spent their revenue income, the revenue income on the luxurious of life, no investment made for development of agriculture। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से आप लोग, और नोट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, फिर मैं इसको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, एक प्रॉपर चार्ट बना के इसको समझेंगे कि पूरा सिस्टम क्या था। ठीक है बच्चे, तो पहले फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चे पहले। देखो जी, कॉन्सेप्ट समझिए तो दैट कि आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। तो जो ब्रिटिश ने भारत में जमींदारी सिस्टम को लॉन्च किया, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, इस सिस्टम से किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर एक्सप्लॉइट हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, मान लो दिस इज गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है बच्चे, और यहाँ पे थे सारे के सारे लैंड्स। मान लो दिस इज लैंड, जमीन, सॉइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हैं हमारे जमींदार। जमींदार बेटा जनरली होते थे राजा महाराजा या फिर कुछ बड़े ट्रेडर्स वगैरह को जमींदार बोला जाता था। ठीक है जी, ये जमींदार हैं। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लेके आई, यानी कि ये जो लेकर आई जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो इससे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी लैंड्स हैं उनके ओनर, किनको डिक्लेयर कर दिया, जमींदार। यानी कि जितने भी सॉइल्स हैं, जो लैंड्स हैं बेटा, उनको किसका ऑनर, मतलब किसको ऑनर बना दिया, जमींदारों को। अब जमींदारों को ऑनर बना दिया होल एंड सोल, और इसमें जो लोग काम करते थे जिन्हें आज फार्मर के नाम से जाना जाता है, तब बेसिकली इनको बोला जाता था टिलर। टिलर का मतलब एक तरह से होता है बेटा कि हाँ, रेंट पे काम करने वाले लोग। यानी कि जमींदार खुद तो खेती नहीं करते थे बच्चे। ठीक है, वो अपनी इस लैंड के पोर्शन को फार्मर्स को यानी कि टिलर को सौंप देते थे, और कहते थे चलो भैया इसमें खेती करो आप। अब सुनना, ऑब्वियस बात है, फार्मर के पास और कोई ऑक्यूपेशन था ही नहीं। राइट, उस टाइम पे और कोई ऑक्यूपेशन था ही नहीं, तो अल्टीमेटली हमें फार्मिंग ही करनी पड़ती थी। राइट, तो यानी कि वर्कर कौन होते थे, टिलर, काम करने वाले ये लोग होते थे, और जमींदार इन प्रॉपर्टी के ऑनर होते थे, और गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे। ठीक है, तो सर हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला कि भैया देखो, इस फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ये कोई रियलिटी बेसिस पे नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया जमींदार सुनो, गवर्नमेंट ने बोला हमने आपको ऑनर बना दिया, अब हमें कम से कम नहीं तो
50% रेवेन्यू चाहिए, 50% रेवेन्यू चाहिए, कम से कम हमें कितना चाहिए, 50% रेवेन्यू चाहिए। और बोल दिया कि भैया आप फ्री हो टू रिकवर एनी अमाउंट, यानी कि ये बोला कि देखो इस लैंड से जितनी भी एग्रीकल्चर होगी उसका 50% तो हमें चाहिए, राइट। और उसमें से आप फ्री हो कि आप जितना मर्जी रिकवर करना चाहो रिकवर कर सकते हो। तो जमींदार क्या करते थे, इन टिलर को बोलते थे भाई सुनो, आप हमें दोगे 90%, यानी कि जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस लैंड से, या जो भी उपज हो रही है इस लैंड से, उसका 90% आप किसको देंगे, हमें। और वो 90% में से बेटा 50% किसके पास जाता था, अंग्रेजों के पास, और 40% इनके पास बचता था। 50% कौन लेके चला गया, अंग्रेज। 40% किसके पास है, जमींदार के पास। और हमारे जो टिलर फार्मर्स हैं उनके पास सिर्फ कितना बचता था, 10%। अब समस्या सर ये थी, ध्यान सुना प्लीज, अब इस 10% में किसान को सर्वाइवल भी करना होता था और इन्वेस्टमेंट भी करनी होती थी कि अगले टाइम जब खेती होगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अब यार एक बात बताओ, 10% के हिस्से में वो अपना सर्वाइवल करे या फर्दर इन्वेस्टमेंट करे। और ये जो अपना 40% था ये लग्जरी लाइफ में बिताते थे, लग्जरियस लाइफ में बिताते थे, और जीरो इन्वेस्टमेंट होता था इनका, एंड जीरो इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब यार एक बात बताओ, जमींदार जिन्होंने 40% लिया वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, और फार्मर के पास जो आ रहा है 10%, वो उससे सर्वाइव करे या इन्वेस्टमेंट करे, राइट। और सरकार तो मौज ले ही रही थी 50% होल्ड करके। तो अल्टीमेटली सर यहाँ पर शोषण किसका हुआ, फार्मर का, और एक्सप्लोटेशन को किसका हुआ, एग्रीकल्चर का, राइट। तो ये जो जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू था बेटा, इससे कहीं ना कहीं हमारे फार्मर की लाइफ इफेक्टेड होती थी। और हमारा एग्रीकल्चर, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर फार्मर को पोटेंशियल रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा बच्चे, वो क्या एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड होगा, नहीं होगा सर। फिर वो एग्रीकल्चर से क्या होगा बेटा, दूर हटेगा। तो जैसे ही एग्रीकल्चर से दूर हटोगे तो एग्रीकल्चर क्या होने लगेगा बेटा, डाउन होने लगेगा। तो इसको कहते हैं बेटा कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। और वो कौन सा सिस्टम था जिससे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन हुआ, दैट इज जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। समझ आया जी, बोलिए प्लीज, क्या समझ आया आपके। बोलिए फटाफट से, समझ आया। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। जनरली बेटा उस टाइम पे जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करा जिसको हम बोलते थे जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। इस सिस्टम के तहत उन्होंने इस एग्रीकल्चर में जितनी भी लैंड्स वगैरह होती थी उनका ऑनर किसको बना दिया, जमींदारों को, राइट। यानी कि जो वहां के राजा महाराजा थे या फिर ट्रेडर्स थे, जो बेसिकली अमीर लोग थे, तो ऐसे कह सकते हैं, उनको जमींदारों को ऑनरशिप दे दी कि जी आप ऑनरशिप हो इस पर्टिकुलर लैंड्स के ऊपर। और जो जमींदार थे वो खुद खेती नहीं करते थे बेटा, वो दूसरे लोगों से कराते थे, तो यानी कि टिलर से, फार्मर से करवाते थे। तो फार्मर से एग्रीकल्चर करवा रहे हैं, उसमें से जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसका 90% डिमांड कर रहे हैं, बोले 90% हमें दो। क्योंकि इन्हें एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था सरकार को, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था फिक्स अमाउंट। तो ये फिक्स अमाउंट सरकार को देते थे और फ्री थे रिकवर करने के लिए कुछ भी अमाउंट। तो 90% रिकवर करते थे भाई साहब। तो इनके पास अल्टीमेटली कितना बचा, 10%। तो 10% में सर्वाइवल करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो एग्रीकल्चर तो वैसे ही खत्म होनी, ठीक है भाई साहब। तो इसको नोट कर लेना पॉज करके प्लीज, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनेंगे, इस बार थ्योरी भी देख देख लेते हैं एक बार इसके फटाफट से। तो देखो क्या कह रहा है, जमींदारी सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कह रहा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाइलाइट्स हाउ टू द सिस्टम लेड टू एक्सप्लॉइट द इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि जमींदारी सिस्टम ने किस तरीके से भारत के एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, जमींदार वर डिक्लेयर्ड ओनर ऑफ द सॉइल, यानी कि जमींदारों को बेटा लैंड का मालिक बना दिया गया। एंड दे वर पे, यानी कि ये पे करते थे फिक्स सम ऑफ टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को एक फिक्स अमाउंट पे करते थे बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, एक तरह से टैक्सेशन सिस्टम था बच्चे। और इनको गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा था कि आप कुछ भी रिकवर कर सकते हैं टिलर से, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उसमें फार्मर्स वगैरह से कुछ भी रिकवर कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। अब जो टिलर था ऑफ द सॉइल गॉट बेयर मिनिमम, यानी कि बहुत कम मिलता था, जैसे एग्जाम्पल में हमने 10% देखा। अब इस 10% में बेचारा वो सर्वाइवल करे या इन्वेस्टमेंट करे।
तो सर्वाइवल करे या इन्वेस्टमेंट करे, तो इसलिए बेटा क्या होता था, उनके पास कोई सरप्लस ही नहीं बचा था, बचता था बाद इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब इन्वेस्टमेंट ये नहीं कर रहे हैं, और जमींदार जो थे बेटा वो 40% का जो हिस्सा ले रहे थे बेटा, उससे वो अपनी लग्जरी लाइफ में खर्च कर रहे थे। यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट वो क्या नहीं करते थे बच्चे, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। फार्मर के पास पैसा होता नहीं था, तो इसलिए बेटा धीरे धीरे एग्रीकल्चर क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और इसको बोलते हैं कॉलोनियल, जानबूझ के किया गया एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। चलिए फटाफट से नोट करेंगे बेटा इसको, राइट, इस थ्योरी को नोट कर लीजिएगा, एंड अगेन दिस कॉन्सेप्ट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, और मुझे एक बार बता दो समझ आया। डालेंगे टॉपिक नंबर 2, सॉरी टॉपिक नंबर 2 नहीं, एक्चुअली टॉपिक तो हमारा पहला ही चल रहा है, ये केस नंबर 2 है। पहला एग्रीकल्चर वाला हो गया, टॉपिक तो बेटा 1 ही चल रहा है, इसको लिख दो केस नंबर 2, और एग्रीकल्चर वाले को लिख देना केस नंबर 1। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कॉलोनियल, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बेटा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, स्टार्टिंग में जैसे कि हमने डिस्कस करी सिचुएशन कि किस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो कि एक दैट इज ट्रेडिशनल, यानी कि एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, उसको किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लोइट किया हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो अब उसको देखते हैं। तो कहते हैं प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया was well known for its handicraft। ठीक है, अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए काफी जाना जाता था बेटा भारत का ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, अंग्रेजों से पहले। ठीक है, कहते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, a worldwide reputation for their variety, for their variety and quality। बट ये बड़ा ही खतरनाक पॉइंट, बट these were destroyed by the British government, British government in two ways। ठीक है जी बेटा, लिखते रहना, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है जी, साथ के साथ नोट करते रहना बेटा इसको। थ्योरी है, नोट करने की आदत डाल लो, बहुत थ्योरी लिखने पड़ेगी बेटा इसमें। तो दो तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया गया, वो दो तरीके क्या थे। फर्स्ट था फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, handicraft was destroyed by way of heavy duty on their export। अभी पढ़ेंगे बेटा इसको अगेन, वही कॉन्सेप्ट से, पहले आप थ्योरी लिखिए। ठीक है, फिर कहता है डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट was destroyed by way of duty free
इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया, यानी कि इंडियन मार्केट। चलिए, तो इसको नोट करेंगे पहले फटाफट से। एंड दीज एक्टिविटी बोथ कंडक्ट हुए थे, ठीक है। इसको नोट करेंगे बेटा फटाफट से, फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, और जो बच्चे प्लीज यूट्यूब से देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, देन आफ्टर फिर आगे फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। चलो बच्चे, इसको नोट करो फटाफट से, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे प्लीज। थ्योरी बहुत आसान है बेटा, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो। देखो भाई साहब, ये है भारत, ठीक है, और दिस इज वर्ल्ड, यानी कि हम बोले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इनके बीच में एक छोटी सी बॉर्डर पे खींच देते हैं, सो दैट बेटर तरीके से क्लियर हो। तो भाई साहब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन से, ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जिसको बड़ा ही एक फेमस तरीके से जाना जाता था, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है बेटा जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमारे बड़े ही फेमस थे, वर्ल्ड फेमस थे। तो कहते हैं भारत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया करता था इनका, राइट, बहुत ज्यादा क्या करा करता था, एक्सपोर्ट। और वर्ल्ड में बेटा इसकी बहुत अच्छी खासी ख्याति थी, एक बहुत फेमस प्रोडक्ट थे ये। बट जैसे ही ब्रिटिश भारत में आए, तो उन्होंने सबसे पहले इस हैंडलूम गुड्स के, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, इसको खत्म किया, इसकी फॉरेन डिमांड को खत्म करी। सर कैसे? यानी कि इसके एक्सपोर्ट के ऊपर अंग्रेजों ने हैवी ड्यूटी लगा दी। हैवी ड्यूटी का मतलब होता है बेटा टैक्स इम्पोज कर दिए, राइट, बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ा दिया उसके। लेट अस अज्यूम, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मतलब 100%, 200% टैक्स बढ़ा दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 100, 200%, 100% टैक्स बढ़ा दिया। अब एक बात बताइए, किसी गुड्स के ऊपर एक तो उसका ऑलरेडी कॉस्ट है, अपना खुद का प्राइस है, उसके ऊपर आप ऐड कर दोगे हैवी ड्यूटीज को। ये ड्यूटीज क्यों बोला जाता, पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, टैक्स है एक तरह से। तो उसको ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या प्राइस हाइक हो जाएगा, प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गया। अब जैसे ही प्राइस हाइक हुआ, तो यहाँ के जो फॉरेन लोग थे बेटा, उन्होंने इस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर दिया। तो इस तरीके से बेटा हमारे एक्सपोर्ट पे नुकसान पहुंचा। दूसरा, नालायकों ने क्या किया, ब्रिटेन का जो गुड्स था, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, जो ब्रिटिश में गुड्स बनता था, यहाँ पर स्पेसिफिकली ब्रिटिश इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश के लिए ही इन्होंने किया था। यानी कि ब्रिटिश से अगर इंडिया में कोई गुड्स आता है, यानी कि डेफिनेटली भारत उसको क्या करेगा, इंपोर्ट कर रहा है। और इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चल रहा था बेटा, तो ये मशीन मेड गुड्स बनाते थे, मशीन मेड गुड्स बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने इंपोर्ट को कर दिया ड्यूटी फ्री, यानी कि नो टैक्स। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे प्लीज, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। सर भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था, ये उसकी फॉरेन डिमांड को कैसे खत्म किया गया, हैवी ड्यूटीज को बढ़ा के ये फॉरेन डिमांड खत्म कर दी, यानी कि विदेश में लोग परचेज नहीं करेंगे। तो सर भारत में तो लोग करते थे ना परचेज, तो भारत में लोग परचेज करते थे, तो इन्होंने अपना गुड्स भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया। अपना गुड्स जैसे ही इंट्रोड्यूस किया, तो भारत की जो डोमेस्टिक डिमांड थी, वो भी कम हो गई। अब यार ये गुड्स बहुत महंगा होता था, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनते थे, बहुत टाइम लगता था, मेहनत लगती थी, तो महंगे गुड्स होते थे। बट जो मशीन मेड गुड होते हैं वो अल्टीमेटली इनसे सस्ते होते थे, और उल्टा ड्यूटी फ्री थे। तो ड्यूटी फ्री गुड्स भारत में आने लगा, तो सस्ता मिलने लगा, तो लोग ऑब्वियसली बात है किसको परचेस करेंगे, सस्ते गुड्स को। तो लोगों ने सस्ता गुड्स परचेस करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली दोनों तरीके से, बाहर जो हमारी डिमांड थी वो भी खत्म कर दी बेटा एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के, और जो इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी थी बेटा अगेन इसकी, तो अपने गुड्स को भारत में ड्यूटी फ्री लॉन्च करके, यानी कि सस्ते प्राइसों में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का जो हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर था, उसको भी अंग्रेजों ने पूरी तरह से एक्सप्लोइट कर दिया। हालांकि इसकी डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, हाउ द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, काफी डिटेल में, ये मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, राइट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? हाँ जी बेटा, थ्योरी रीड करेंगे, पहले मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, बोलो प्लीज।
ठीक है, इसको नोट कर लेना, आई विल गिव इट टाइम। जो यूट्यूब से बच्चा देख रहा है प्लीज आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बट मैं पहले आपको थ्योरी रीड करवा देता हूँ। देखो बच्चे, इसकी थ्योरी एक बार रीड कर लेते हैं। थ्योरी क्या कह रही है, देखो क्या कह रहा है, एक्स कोलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है भाई साहब। तो कहते हैं प्रायर द ब्रिटिश रूल, जब भारत में ब्रिटिश रूल नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन एज हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हमारा जो गुड्स था वो कैसे जाना जाता था, हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो कहते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंजॉय वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, यानी कि इसकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था इसकी वैरायटी और क्वालिटी के आधार पे। ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते थे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते थे बेटा, प्योर होते थे। बट ये जो वर्ड है भाई साहब, दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टू वे, दो तरीके से बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया। पहला क्या था, जो फॉरेन डिमांड थी बच्चे फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया हैवी ड्यूटीज लगा के, किसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। और फिर कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड फॉर, ये देखो, डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन गुड्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री, यही पढ़ा था हमने, ड्यूटी फ्री ऑफ ब्रिटिश गुड इन इंडियन मार्केट। यानी कि सिंपल सी बात है सर, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी फॉरेन डिमांड खत्म करने के लिए, डोमेस्टिक डिमांड खत्म करने के लिए बेटा इंडिया में ब्रिटिश गुड को लॉन्च कर दिया सस्ते रेट्स पे, ड्यूटी फ्री रेट्स पे, जिससे कहीं ना कहीं भारत का डोमेस्टिक डिमांड भी खत्म हो गया और फॉरेन डिमांड भी खत्म हो गया। और आज की डेट में आप खुद देख सकते हैं बेटा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स कितना यूज होता है और मशीन मेड गुड्स कितने यूज होते हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे बेटा ऑब्वियस सी बात है इस चीज को डिमांड घटती गई और फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ती गई। समझे? हाँ जी बेटा, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स? तो फटाफट से थ्योरी को नोट कर लीजिएगा। और अच्छा, जिन बच्चों ने थ्योरी नोट नहीं करी है भाई प्लीज, जो यूट्यूब से देख रहे हैं बच्चे, पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना बच्चे, ये वाला। ठीक है, ये कंप्लीट नोट नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। और इसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी आपको नोट करना है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी आज की क्लास के लिए मैं इतना ही। बाकी कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके आगे पढ़ेंगे बेटा, इस चैप्टर में बड़ा मजा आएगा। आई होप सो कि आज आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो फटाफट से उसको नोट कर लीजिए। और जरा मुझे बता देना इंडियन इकोनॉमी कैसी लगी आपको, पहली क्लास थी तो प्लीज मुझे रिव्यू जरूर देना, आपको इंडियन इकोनॉमी कैसे लग रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में। ठीक है बच्चे, चलिए इसको नोट कर लीजिए।